हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई से रिलेटेड या आरके ट्यूटोरियल चैनल में, जो कि न्यू चैनल है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो इस बीच हम जब से हमने चैनल को शुरू किया है अब तक 3 वीडियो बना चुके हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड है, क्लास 7th JCERT का। और ये उसका चैप्टर 4 है, जिसका नाम है अपशिष्ट जल कारण एवं निपटान। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लेके हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। फटाफट आप मेरे इस चैनल पे बने रहें इस वीडियो पे, और हम तुरंत कुल मिला के 15 क्वेश्चन है, तो हम 15 क्वेश्चन को कराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जिसका एक नंबर है, आप देखिएगा दिया हुआ है यहाँ पे, अपशिष्ट जल कारण एवं निपटान चैप्टर का नाम है, जिसका 1 नंबर दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका खाली स्थान को हम भरते हैं कि नालियाँ डैश और डैश के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। तो किसके द्वारा? कचरे और अपशिष्ट के द्वारा। यहाँ पे देख लीजिएगा दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह चलिए हम चलते हैं ख नंबर पे। हम फटाफट बताते जाएंगे आप इसको, क्योंकि हम जितना समझाने की कोशिश करते हैं वीडियो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ज़्यादा व्यूअर्स नहीं आता है। तो हम इसके कारण थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। चलिए इसका ख नंबर है, घरों द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाले अपशिष्ट जल डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वाहित मल कहलाता है। यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए। ठीक है, वाहित मल। इस तरह से चलते हैं हम ग नंबर में। वाहित मल में जीवाणु डैश रोग उत्पन्न करते हैं, दुर्गंध और संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भराएगा ग नंबर पे। घ नंबर में दिया है, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद डैश और डैश हैं। तो क्या है? आपंक और बायोगैस। यहाँ पे दिया हुआ देख लीजिए, आपंक और बायोगैस। इस तरह से 1 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, खंड क के लिए दिए गए शब्दों का मिलान खंड ख से कीजिए। ठीक है, तो इसका हम मिलान किस तरह से करते हैं? एक सेकेंड रुक जाइएगा। यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पे ये जो है सारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन है, इसका उत्तर इस जगह से दिया हुआ है। ठीक है, तो अकार्बनिक अशुद्धियाँ का मिलान यहाँ पे होगा नाइट्रेट धातुओं के साथ, जीवाणु का मिलान हो जाएगा हैजा टाइफाइड के साथ, पोषक तत्वों का मिलान हो जाएगा फास्फोरस के साथ, कार्बनिक अशुद्धियाँ का मिलान हो जाएगा मानव मल यूरिया के साथ। देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रेट धातु में इस तरह आप मिला दीजिएगा। जीवाणु का मिलान जैसे किया है यहाँ पे देख लीजिए हैजा टाइफाइड, तो हैजा टाइफाइड कहाँ है? उसका मिलान यहाँ से हो जाएगा। इस तरह से आप इसका मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम तीसरे नंबर पर चलते हैं। आप आराम से मिला लीजिएगा, वीडियो को सेव कर लीजिएगा, जैसा भी आपको कुछ करना है जिससे आपको सुविधा हो। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाएं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया है? दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है, दुगुनी होती है, कम होती है, या बराबर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा। एक सेकेंड, उत्तर यहाँ पे दे दिया गया है। 1 का ग, 1 का ग, ठीक है, 2 का घ, 3 का घ, 4 का घ, 5 का ख और 6 का ग। इस तरह से दिया हुआ है। 1 का ग में क्या होगा, अब वो हम देख लेते हैं। 1 का ग में क्या दिया हुआ है? कम होती है। ठीक है, अब 2 नंबर में दिया गया है, वर्मी कंपोस्ट तैयार होती है जीवाणु से, विषाणु से, दीमक से, या फिर पॉलीथीन की थैलियों से। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 का घ, पॉलीथीन की थैलियों से। इस तरह से जैव अनमीकृत कचरा का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? पॉलीथीन की थैलियाँ। ठीक है, दूषित जल जनित रोग है, दूषित जल जनित रोग है किसका? मलेरिया का। निम्न में से कौन सा दूषित जल उपचार के उत्पाद हैं? निम्न में से कौन सा जल उपचार के उत्पाद हैं? तो 5 का ख, स्लज मतलब कीचड़ जिसको कहते हैं। इस तरह से 6 नंबर में दिया हुआ है, मनुष्यों की विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने का कारण कई जल जनित बीमारियां फैलती है। निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? तो ग नंबर, दमा जो है ये
क्या बोलते हैं, जल जनित बीमारी नहीं है। ठीक है, इस तरह से तीसरा नंबर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं चौथे नंबर में। चौथे नंबर में दिया हुआ जल जनित किन्हीं दो रोगों का नाम लिखिए कि जल से हमें किस तरह की बीमारियां होती हैं। तो एक मलेरिया और एक डेंगू, ये दो बीमारियां जो कि जल से होता है। दूषित जल क्या है? दूषित जल क्या है, यह कहाँ कहाँ से निकलती है? घर से निकलने वाले मल मूत्र इत्यादि अविकार पदार्थ जो कि अन्य कौन साफ जल को प्रदूषित करते हैं दूषित जल कहलाते हैं। यह उद्योग, होटल, अस्पताल, घर, स्कूल इत्यादि जगहों से निकलता है। तो घर से निकलने वाला हमारे घर की जो नालियों से निकलती हुई पानी सीधा जाके किसी तालाब में गिरती है या फिर नदियों में मिलती है, तो वो शुद्ध जल को भी अशुद्ध कर देता है। तो इसी को हम कहते हैं दूषित जल। ठीक है, ये जाके अस्पताल, घर, स्कूल इत्यादि जगहों से निकलती है। अस्पताल से देखते हैं कि बहुत मात्रा में वहाँ पे जितने भी तरह के गंदगियाँ हैं सारा जाके नली के माध्यम से जाके नदियों में या फिर तालाब में मिलते हैं और वो शुद्ध जल को भी अशुद्ध कर देते हैं। इस तरह से हम चलते हैं 6 नंबर पे। जैव निम्नीकृत कचरे के 3 उदाहरण बताइए। ठीक है, जैव निम्नीकृत कचरे के 3 उदाहरण निम्नलिखित है। कौन कौन? कंपोस्ट खाद, बायोगैस और जलवाहक। ठीक है, अब चलते हैं 7वें नंबर पे। कम समय में हम आपको बता रहे हैं वीडियो को सेव कर लीजिएगा और आराम से आप इसको उतार लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। खुली नालियों के जाम होने के मुख्य कारण क्या है? खुली नलियों के जाम होने के मुख्य कारण ठोस कचरा है, जैसे प्लास्टिक, कपड़ा इत्यादि। आप नलियों में प्लास्टिक, कपड़ा ये सब चीज़ न फेंकें जिससे नलियाँ जाम हो जाती है इन सब चीज़ों के कारण। अब देखिए 8वें नंबर में है, शहरों में नगर निगम का कार्य बंद हो जाने पर क्या होगा? शहरों में नगर निगम का कार्य बंद हो जाने पर हर तरफ गंदगी फैल जाएगी। आप जैसे ही सुबह को बाज़ारों में उठते होंगे तुरंत नगर निगम की गाड़ियाँ आ जाती है और नगर निगम की गाड़ियाँ एक गाना बजाती हुई आती है। अब वो कौन सा गाना है उसको आप कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, हमें वो गाना जो है सो कुछ समय पहले बहुत फेमस हुआ था। अब चलते हैं 9 नंबर में। 8 नंबर को और भी पढ़ देते हैं। शहरों में नगर निगम का कार्य बंद होने पर हर तरफ गंदगी फैल जाएगी। कचरे को असमान तरीके के होने से हर तरफ बीमारियां फैल जाएगी तथा नदियों का साफ एवं स्वच्छ जल गंदा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से 8वां नंबर कंप्लीट हो जाता है। चलिए चलते हैं हम 9 नंबर पे। आप भी चलिए। अशुद्ध जल को साफ करने वाले 3 पदार्थ का नाम लिखिए। अशुद्ध जल को साफ करने वाले 3 निम्नलिखित पदार्थ हैं। कौन कौन? फिटकरी, सूती कपड़ा, पानी को उबाल कर। हम अशुद्ध जल को भी शुद्ध बना सकते हैं, मतलब साफ कर सकते हैं। आप एक बार प्रैक्टिकल को करके देखिएगा अगर ये सही है तो। जल के दूषित होने में कौन से कारक जिम्मेवार हैं? वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल को दूषित होने के कारक हैं। ठीक है, आप अपने घर तथा विद्यालय से निकलने वाले वाहित मल का निपटान या उपयोग किस तरह करेंगे? आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। वाहित मल कई स्रोतों से प्रतिदिन बाहर निकलता है, इसलिए इन्हें नदियों में प्रवाहित करने से पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। शहरों में वाहित मल को प्रायः भूमि के अंदर पाइपों के माध्यम से सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित कर दिया जाता है। भूमि के अंदर स्थित इन पाइपों में के जाल को सीवर कहा जाता है, जो जलीय स्थान तक ले जाते हैं। सीवर के ऊपर जगह जगह पर मैन होल होते हैं। मैन होल के द्वारा इन सीवरों की सफाई की जाती है। जलीय कचरों के सीधे जल स्रोतों से प्रवाहित करने के पूर्व उपचारित करना आवश्यक है। इसके उपचार की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों पूर्ण होती है। ठीक है, जिसमें 1 नंबर दिया हुआ प्राथमिक उपचार, द्वितीयक उपचार और एक तृतीयक उपचार। इस तरह से हम चलते हैं 12वें नंबर पे। बहुत कम समय में हम 12 नंबर पे पहुंच गए हैं क्योंकि ज़्यादा हम इसमें आपको समझाने की कोशिश नहीं की। आप खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा। किताब को पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बिना रीडिंग दिए आप कुछ नहीं समझ सकते हैं, समय देना होगा उसके लिए। प्लास्टिक का उपयोग आज हर जगह खाद्य सामग्री कच्चा या पक्का रखने में किया जाता है। उपयोग के बाद इसका सही नियमन कैसे कर सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग के बाद इसे नष्ट न होने वाले ठोस कूड़े के साथ अलग कूड़ेदान में रखिए, जिससे इन्हें साथ में एक गड्ढे में भरा जा सके। ठीक है, जहाँ तहाँ आप प्लास्टिक को ना फेंकें, इससे बहुत ज़्यादा और पोल्यूशन होता है। वाहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है? वाहित मल का सही निपटान इसलिए क्यों आवश्यक है क्योंकि इनका सही निपटान नहीं किया गया तो इधर उधर फैलकर गंदगी फैलाए, जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है। आपके भी
आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में भी देखते हैं कहीं कहीं एक दो घर ऐसा है जहाँ का वाहिद मल निकलता है जो कि काफ़ी दुर्गंध करता है। तो इस सब चीज़ पर आपको ध्यान देना चाहिए। नगर निगम को सूचना दीजिए इसकी कि हम आपके गलियों में अगर इस तरह का कोई दिक्कत है तो। वाहिद मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है इसका हम बता दिए। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा जो कि आने वाले समय में आपको बहुत काम देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है ये फेयर कॉपी। इसी के लिए हम अपने भी स्टूडेंट को, सारे स्टूडेंट को बोलते हैं कि नहीं ये आप किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो उसका फेयर कॉपी नोट कर लें ताकि आने वाले समय में आपको फ़ायदा हो। 7, 8, 9, 10 का जो मैथ साइंस होता है वो आगे में भी बहुत काम देता है। ठीक है, इसी के लिए आप इसको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कीटनाशकों तथा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से कैसे जल दूषित हो रहा है। ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। कीटनाशकों तथा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से जल भी दूषित हो रहा है। जल कीटनाशक तथा उर्वरकों के खेतों में उपयोग करने के बाद खेतों से निकलने वाले पानी में उनकी मात्रा होती है जो कि सीधे नालों में और नालों से नदियों में मिलकर उसे दूषित कर देती है। आपके घर का कचरा सीधा यहाँ से निकला और गया नाली में, और नाली का पानी सीधा बहते बहते कहाँ चला गया, नदी में, और इस तरह से नदी का भी जल दूषित हो जाता है। वहाँ पे जानवर आके पीते हैं, जानवर मृत हो जाते हैं। आप स्नान करने जाते हैं, आपको कई तरह की बीमारियाँ होती है जिसके कारण इंसानों की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह से चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन जो है 15वें नंबर पे, मात्र 15 क्वेश्चन है इसका। जैविक खाद किस तरह रासायनिक खाद से बेहतर है। जैविक खाद रासायनिक खाद से बेहतर है क्योंकि जैविक खाद रोजाना जीवन उपयोगी व्यर्थ चीज़ों को बायोगैस के द्वारा कंपोस्ट बनाया जाता है जिससे किसी को कोई हानि नहीं पहुंचती है। तो इस तरह से आप इस 15 क्वेश्चन को आराम से आप नोट कर लीजिएगा। हम अगर नहीं समझा पा रहे हैं, बुक को रीडिंग दीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फेयर कॉपी ज़रूर बना लें। और मैं एक बात आपको और बता देना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम में हूबहू इसी आंसर को नहीं लिखिएगा। आप अपनी ओर से बना के, जिस तरह से आपको सही लगेगा बना के लिखिएगा। इसको लिखने से जितना नंबर मिलेगा उससे कई बढ़िया नंबर आपको मिल सकता है आप अपनी भाषा में अगर लिखेंगे तो। ठीक है, इसी के लिए आपको ये याद नहीं हुआ तो आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया और आप याद करके नहीं गए तो नहीं, आप उसी को बना के लिख दीजिएगा, आपका नंबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है। तो चलिए, आपको वीडियो आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। हम वीडियो को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, कम समय में बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको और बढ़िया बेहतर वीडियो देंगे, आपके लिए और हेल्पफुल वीडियो बनाएंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बस पढ़ाई कीजिए।